हेलो डियर एक्सपीरियंट्स, वेलकम टू द नॉर्थ ईस्ट पीएससी। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज डेली करंट अफेयर्स फॉर द नॉर्थ ईस्ट। तो आपको पता है सर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में आपके पास नेशनल लेवल करंट अफेयर्स तो बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है, लेकिन जो पोर्शन है हमारा नॉर्थ ईस्ट स्पेसिफिक का, जो हमारे एग्ज़ाम्स में स्पेशली हमारे जो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें हमारे जो स्टेट से रिलेटेड नॉर्थ ईस्ट के स्पेसिफिक जो पार्ट बनता है उसके रिलेटेड कंटेंट इजीली अवेलेबल नहीं होता है। उसमें हमें क्लैरिटी नहीं होती है व्हाट शुड वी नीड टू डू रिगार्डिंग दिस। तो इसके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स। तो यहाँ पर हम लोग आपका डेली बेसिस पे नॉर्थ ईस्ट के स्पेसिफिक न्यूज़ डिस्कस करेंगे। हर एक स्टेट का इंडिविजुअली देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी वीकली हम लोग एमसीक्यू डिस्कशन भी करेंगे। तो हम इंश्योर करेंगे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट की सारी न्यूज़ आपका डेली बेसिस पे कवर होते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सर हम लोग सिक्किम से। दिस न्यूज़ इज रिगार्डिंग अभी जो इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन हुआ आपका सिक्किम में अभी इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेशन हुआ। और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट माना जाता है सिक्किम। तो सिक्किम के रिलेटेड मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, उसको ध्यान रखिएगा। देखिए, इस स्टेट में आपका जो कैरी बैग्स हैं उनको बंद कर रखा है, क्योंकि इस स्टेट को आपका जो इन्वायरमेंट है उससे आपका बहुत ज़्यादा प्यार है। दूसरा, इसमें आप ध्यान रखिएगा कुछ डेटा कि अगर हम सिक्किम के फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इट इज़ समथिंग अराउंड 3358.4 आपका स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया। और इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कितना परसेंटेज फॉरेस्ट कवर में है, तो 40% आपका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, 40% आपका ज्योग्राफिकल एरिया है वो किस में कवर्ड है, आपका इन द फॉरेस्ट सेक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिगार्डिंग सिक्किम स्टेट। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर रिगार्डिंग एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन। तो जो एनवायरनमेंट डे है उसमें एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि भाई एनवायरनमेंट डे होता कौन किस दिन है, तो दैट इज 5 जून। तो 5 जून को एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन होता है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट यही क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है। तो ये एक्टिविटीज आपका हेल्प करती हैं एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करने में। दे अलोन कैन नॉट सॉल्व टुडेज इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस। देखिए, ये एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है, ताकि एक अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, थ्रू प्लांटेशन ड्राइव्स, अवेयरनेस रैलीज एंड सेमिनार। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अगर हमें एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करना है तो क्या क्या चाहिए, तो कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूं, उनको ध्यान रखिएगा। यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है या आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है कि भाई हम बात तो करते एनवायरनमेंट कंजर्व करो, एनवायरनमेंट को बचाओ, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए स्टेप वाइज बताओ, पॉइंट वाइज बताओ, 5 पॉइंट बताओ कि एनवायरनमेंट में कंजर्व करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हमारा पहला पॉइंट आएगा पेड़ लगाओ, उसके बाद हम ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, अच्छी लैंग्वेज में मेंशन है, ताकि जब आप एग्जाम में लिखोगे तो एग्जामिनर भी समझेगा हाँ भाई बंदा पढ़ के आया है, बंदे में दम है। तो जैसे एक पॉइंट क्या है, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। एक तो सर जैसे हमारे पास फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, हमारे पास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, तो कितना स्ट्रिक्टली ये फॉलो हो रहा है इसको हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो जो भी सरकार ने पॉलिसी बनाई है उसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रॉन्ग करना है। सेकंड चीज़ मैं बात करूं, सस्टेनेबल कंजम्पशन। जैसे अभी प्रधानमंत्री हमारे बात करते हैं कि पेट्रोल यूज़ ज़्यादा मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। तो ये क्या है, सस्टेनेबल कंजम्पशन, यानी अगर हम पेट्रोल ज़्यादा यूज़ करेंगे, पेट्रोल व्हीकल्स यूज़ कर रहे हैं तो पॉल्यूशन बढ़ रहा है। बिजली अननेसेसरी, मान लीजिए आप फैन चला रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रही है, थर्मल पावर प्लांट से बन रही है, तो भी आप क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो हम कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ें उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए, पानी को कम वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब किस में कंसीडर हो जाएगा, आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन में। इसके लिए प्रधानमंत्री ने एक मिशन भी लॉन्च किया था, मिशन लाइफ, पढ़िएगा उसके बारे में जाके, या कमेंट में लिखिएगा व्हाट इज मिशन लाइफ।
नेक्स्ट, वेस्ट मैनेजमेंट हमको अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट अगर अच्छे से नहीं होगा, मान लीजिए प्लास्टिक्स वगैरह हम लोगों ने रैंडमली किसी भी जगह डाल दिया, वो प्लास्टिक्स कुछ बैक्टीरियाज खा गए या मान लीजिए कुछ जानवर खा गए, तो वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वेस्ट को एक प्रॉपर तरीके से सेग्रीगेट तरीके से मैनेज करना चाहिए, ताकि एक क्लीन एनवायरनमेंट भी बना रहे और एक हेल्दी एनवायरनमेंट भी बना रहे। और क्या पॉइंट है सर? बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन हमें अच्छे से करना है, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्पीशी है, अगर वो इंडेंजर्ड है या क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में है, तो उसको हमें क्या करना है? एक सेफ जगह पे रखना है, उसकी सेफ्टी की ज़्यादा ध्यान रखना है। गवर्नमेंट को भी उसके लिए स्ट्रिक्ट कंडीशंस बनानी पड़ेंगी। नेक्स्ट इज रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सोलर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो सोलर एनर्जी क्या है भाई? सनलाइट है, उससे तो कोई लॉस नहीं है। तो अगर हम बिजली थर्मल पावर प्लांट की जगह सोलर प्लांट से यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब हम क्या यूज़ कर रहे हैं? रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़। तो जितना हम सोलर लाइट को यूज़ करेंगे, तो उतना हमारी इलेक्ट्रिसिटी की डिपेंडेंस थर्मल पावर प्लांट पे कम होगी। और थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? आपका कोयला बर्न होता है, उस कोयले के बर्न होने से आपका एनर्जी, आपका पॉल्यूशन भी रिलीज होता है, तो वो भी इन्वायरमेंट को नुकसान है। तो वी मस्ट गो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी। नेक्स्ट इज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सबसे कम इसकी बात होती है, लेकिन मैं मानता हूँ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। जैसे एक पार्ट आया वेस्ट मैनेजमेंट, तो वेस्ट मैनेजमेंट में देखिए गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है वेस्ट को कलेक्ट करना, और अगर हम अपने एंड से भी रैंडमली कहीं भी रास्ते में जाके वेस्ट को डाल देंगे, तो ये और ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा। सो अगर हम कम्युनिटी तौर पे पार्टिसिपेट करें, कभी कभी वीकली मान लीजिए हमने पूरा एक कम्युनिटी मिलकर डिसाइड किया कि आज इस एरिया की सफाई कर देंगे, इस पार्क को साफ कर देंगे, या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल अपना बेसिस पर भी बस इतना इंश्योर कर रहे हैं कि वेस्ट को डस्टबिन में डालना है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कई बार कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में प्लांटेशन ड्राइव्स भी की जाती हैं, अवेयरनेस फैलाया जाता है कि भाई इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आपका काउंट होती हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर कभी भी जनरली आपसे कोई पूछे इन्वायरमेंट कंजर्वेशन में हमें क्या क्या करना चाहिए, अब उन्होंने मेरे को लास्ट में लिख दिया है, planting trees is important but ensuring their survival and protecting existing forests is even more critical। जनरली हम लोग environment कंजर्व करने में क्या समझते हैं? भाई पेड़ लगा दो, environment कंजर्व हो गया। That is not the end, that is a first step। आपने पेड़ लगा दिया, आज आप गए कि आज आपका बर्थडे है, मैंने आज अपने बर्थडे पे जाके पेड़ लगा दिया, बट आपको ये भी इंश्योर करना है वो पेड़ ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो प्लांट ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में वो सूख जाए, खत्म हो जाए, तो आपने जो एफर्ट दिया उसका तो कोई मतलब बचा नहीं। तो प्लांटिंग करिए, बट ये भी इंश्योर करिए कि वो सरवाइव करे और आगे प्रमोट हो। ठीक है। नेक्स्ट, द कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन हैज इवॉल्व फ्रॉम अ कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच टू अ सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच। देखिए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पहले हम किस पे चलते थे? हमारा जो अप्रोच था दैट वाज कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच, यानी हम क्या कर रहे हैं? इन्वायरमेंट को कंजर्व कर रहे हैं, हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, हम लोग एनिमल्स जो वाइल्ड लाइफ है जो आपका इंडेंजर्ड में है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग कंजर्वेशन की तरफ जाते थे, यानी कंजर्वेशन का मतलब कम खर्चा करो। ठीक है, मान लो पानी की कमी है तो पानी कम यूज करो, तो वो हो जाएगा कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच। दूसरा होता है सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच। सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच क्या है कि जहां पर मान लो पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर पानी की जगह कुछ और एलिमेंट यूज हो सकता है हम उसको यूज कर लेंगे। जहां पर मान लीजिए आपका थर्मल पावर प्लांट की जरूरत नहीं है, सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, हम कर लेंगे। यानी हम अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको खत्म नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हम ट्रैवल नहीं करेंगे, हम बस ये कह रहे हैं कि हम डीजल या पेट्रोल की गाड़ी की जगह हम किस में ट्रैवल करेंगे? हम आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है कंजर्वेशन सेंट्रिक अप्रोच, दूसरा सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड अप्रोच। तो हमारा जो पहले एनवायरमेंट प्रोटेक्शन था वी वर फोकसिंग ऑन कंजर्वेशन सेंट्रिक, अब हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी ओरिएंटेड। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। क्लियर है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट, मॉडर्न एनवायरमेंटल गवर्नेंस emphasizes बैलेंसिंग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विद इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन।
तो अभी जो हमारा एनवायरमेंटल गवर्नेंस है, ये भी देखो एक बहुत अच्छा की टर्म है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस। ठीक है, अभी इस पे ऐसा कुछ ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है, बट आगे चल के किस पे कुछ बन सकता है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल गवर्नेंस बेसिकली क्या है, यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जा रही है उनको रेगुलेट किया जा रहा है, दैट इज एनवायरमेंटल गवर्नेंस। तो अभी इसका फोकस किस पे है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन के साथ बैलेंस करने में। क्योंकि देखो जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हिली एरिया है, तो हिली एरिया में जितना रोड्स बनाओगे, जितना कंस्ट्रक्शन करोगे, एनवायरनमेंट को डैमेज होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस हिली एरिया को हम ऐसा ही छोड़ दें। इकोनॉमी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। तो इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो बट एनवायरनमेंट को मिनिमम से मिनिमम लॉस कराते हुए वो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो। इस पे हमारा आजकल का एनवायरमेंटल गवर्नेंस फोकस है। इसी को कहते हैं, इसी के लिए एक टर्म है दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के लिए सर हम एक टर्म यूज करते हैं दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है, issues such as climate change, air pollution, groundwater depletion, plastic waste and biodiversity loss require long term institutional solutions rather than one day events। तो जो बड़े बड़े हमारे चेंजेस हैं, देखो क्लाइमेट या इन्वायरमेंट में ये क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या क्या हम फेस कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है, ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन है, प्लास्टिक वेस्ट का प्रॉब्लम है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस है। तो इन सारी चीज़ों के लिए कोई वन डे सॉल्यूशन काम नहीं करेगा। एक लॉन्ग टर्म जब तक इंस्टीट्यूशनल सॉल्यूशन नहीं आएगा तब तक ये चीज़ नहीं सुधरने वाली। ठीक है, सिटीजन्स, गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड आपका सिविल सोसाइटी, ये सब जब मिलके काम करेंगे तब जाके हम कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल आपका डेवलप होगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं। अब ये तो था सर न्यूज़ के बारे में। अब यहाँ से आपको क्या क्या समझना है, एक तो आपको समझना है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन बियॉन्ड सिंबोलिज्म, यानी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ ये नहीं है कि दिखावे के लिए हो, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज मोर देन दैट। तो प्लांटेशन ड्राइव किस पे फोकस होनी चाहिए, नेटिव स्पीशीज एंड सर्वाइवल रेट्स। यानी प्लांटेशन ड्राइव का मतलब ये नहीं होना चाहिए आप रैंडमली कोई भी पौधा आके लगा गए। आप वो पौधे लगाइए जो उस एरिया के नेटिव हैं और उनको सर्वाइव भी कराना है, नॉट जस्ट द नंबर ऑफ सैपलिंग प्लांटेड। ठीक है, दूसरा क्या है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस शुड लीड टू बिहेवियरल चेंज सच एज रिड्यूसिंग वेस्ट एंड कंजर्विंग रिसोर्सेज। यानी हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज करना पड़ेगा एनवायरमेंट के लिए। इसी को कहा गया है मिशन लाइफ। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिक्वायर्स बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन, ये अभी मैंने आपको बताया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज एसेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म एनवायरमेंट सक्सेस, ये भी मैंने आपको बताया। एनवायरमेंटल गवर्नेंस इंक्लूड्स लॉज, इंडस्ट्रीज, पॉलिसीज एंड सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी मैं आपको बता के आया हूँ। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन बियॉन्ड सिंबोलिज्म। नेक्स्ट, आप मेंस में इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, इसको लिखने का कोशिश कीजिएगा और कमेंट में आंसर डालिएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे शुड मूव बियॉन्ड सिंबॉलिक एक्टिविटीज एंड बिकम अ प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल एनवायरमेंट एक्शन, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये आपको एक क्वेश्चन है मेंस के स्पेसिफिक, इसको लिखिएगा। देखिए अगर आप लोग रेडी है मेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन डिस्कशन के लिए, तो हम एक प्लेटफॉर्म बनाने का प्लान कर रहे हैं कि जहाँ पर आपको क्वेश्चन डिस्कशन कराया जाएगा, जहाँ पर आप डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पर्सनलाइज फीडबैक भी देने का हम लोग उसमें प्लान बना रहे हैं। तो इस तरह का अगर आप प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए नीचे आंसर राइटिंग, ठीक है। तो हम उसको प्लान कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं डू लेट अस नो। नेक्स्ट, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं कि भाई आपका जो कैंपेन्स हैं वो कैसी होनी चाहिए, आउटकम बेस्ड एनवायरमेंटल कैंपेन्स होनी चाहिए। लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ाओ, ग्रीन टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करो, जैसे फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी, जैसे फॉर एग्जांपल अभी
हाइड्रोजन से बढ़ने वाले व्हीकल्स आने वाले हैं, हाइड्रोजन एनर्जी। तो ये सब क्या है, दीज आर पार्ट ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजीज, नेचुरल इकोसिस्टम का कंजर्वेशन, तो ये सब हमको करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग, अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है, यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स का टारगेट दिया है सारी कंट्रीज को जो उसका मेंबर्स हैं यूएन जनरल असेंबली का, कि बाय 2030 आपको ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूरे करने हैं, ठीक है। इंश्योरिंग एनवायरमेंटल जस्टिस एंड इंटीग्रेशनल इक्विटी, इसको बैलेंस करना है। ओके, दैट वाज अबाउट द न्यूज़। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, थोड़ा इन्वायरमेंट से रिलेटेड था इसलिए भी हमने उसके बारे में बात किया। नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग आसाम। आसाम सीक्स सपोर्ट टू एक्सपेंड इरिगेशन। तो आपका जो आसाम के मिनिस्टर्स हैं वो आपका बातचीत कर रहे हैं यूनियन मिनिस्टर से, एंड दे आर आस्किंग कि भाई इरिगेशन को इम्प्रूव किया जाए। तो इरिगेशन का क्या रोल है भाई आसाम में, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। वाई आसाम गवर्नमेंट इज आस्किंग टू एक्सपेंड इरिगेशन। तो इरिगेशन की क्या ज़रूरत है आसाम में, तो देखिए सर, जनरली क्या होता है कि आपका ऐसे एरियाज जहाँ पर लगातार रेनफॉल हो रही है तो वहाँ तो पानी की कमी है नहीं, लेकिन आसाम का अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो कुछ हाई एल्टीट्यूड एरियाज में तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला क्लाइमेट मिलेगा, बट इन जनरल अगर हम आसाम में क्लाइमेट देखें तो कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से इट इज CWA। CWA मतलब ये होता है सर आपका सब ट्रॉपिकल, इट इज कंसिडर्ड एज सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड एज सब ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट। और यहाँ पर आपका विंटर ड्राई, ठीक है, समर रेनफॉल और विंटर ड्राई देखने को मिलेगा। तो ये क्या है सर आपका, यहाँ विंटर ड्राई होता है और समर रेनफॉल अंडर दिस कोपन CWA क्लासिफिकेशन जो आसाम का आपका क्लाइमेट है। तो यहाँ पर जो बारिश है वो आपका समर में है, इसी को हम कहते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। तो यह मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, समर में बारिश है, विंटर में बारिश नहीं है। दैट इज द रीज़न कि सर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो विंटर में थोड़ा पानी की कमी हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड नहीं रह सकते। अगर हम चाहते हैं आसाम में एग्रीकल्चर इंप्रूव करे, प्रोडक्टिविटी बढ़े, तो सिर्फ और सिर्फ मॉनसून के रेनफॉल पे डिपेंड नहीं रह सकते, एडिशनल वाटर सोर्सेज चाहिए। तो इरिगेशन को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। As a result, farmers depend heavily on monsoon rains, making agriculture vulnerable to climate vulnerability. मान लो किसी साल बारिश नहीं हुई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हमने इरिगेशन बढ़ा दिया तो उससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा मिलेगा भाई, आपका जो मल्टीपल क्रॉप्स हैं वो एनुअली कल्टीवेट कर पाएंगे, हाई यील्ड वैरायटीज अडॉप्ट कर पाएंगे, और जो क्रॉप फेलियर का रिस्क है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि पानी पे अब उतना मानसून पे डिपेंड नहीं है। इसमें दो फायदे आप सीधा सीधा लिखो, क्रॉप फेलियर बढ़ जाए, सॉरी क्रॉप फेलियर का रिस्क कम हो जाएगा, दूसरा डाइवर्सिफिकेशन होगा क्रॉप्स का, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं, कैश क्रॉप्स भी बढ़ा सकते हैं। तो जितना एग्रीकल्चर बढ़ेगा, जितना एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उससे रूरल इनकम बढ़ेगी, रूरल सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, फार्मर्स को बढ़ावा मिलेगा, ओवरऑल जो फार्मर्स की इनकम है वो भी बढ़ेगी। तो इससे ओवरऑल देश की तरक्की बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। तो क्लाइमेट चेंज हैज इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन आसाम इंक्लूडिंग फ्लड्स, इरोजन एंड इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न्स। तो ये भी एक प्रॉब्लम है, नॉट जस्ट द मानसून, ये भी प्रॉब्लम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो रेनफॉल का पैटर्न है अब वो भी इरेगुलर हो गया है। तो मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम combined with water conservation and flood management measures can help ensure year round water availability। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सर, उन्होंने क्या मेंशन किया है, दे हैव मेंशन मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम। तो इरिगेशन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन इरिगेशन के साथ साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वाटर के वेस्टेज को रोकना। तो ऐसा इरिगेशन सिस्टम हो जिसमें वाटर कंजर्वेशन सिस्टम हो,
साथ ही साथ आपका फ्लड मैनेजमेंट मेजर्स हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर पानी बहुत ज़्यादा इरिगेट कर लिया तो बहुत ज़्यादा फिर फ्लड की सिचुएशन बढ़ा ली, तो वो कोई फ़ायदा नहीं देगी। तो ऐसा इरिगेशन सिस्टम हो दैट इज़ कंबाइंड विद वाटर कंजर्वेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट मेजर्स दैट कैन हेल्प इंश्योर ईयर राउंड वाटर अवेलेबिलिटी। नेक्स्ट, इन सारी चीज़ों को करके हमें क्या मिलेगा? वही फूड सिक्योरिटी मिलेगी, पॉवर्टी रिडक्शन एंड सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट। साथ ही साथ आसाम की जो सरकार है वो इरिगेशन पे ही काम नहीं कर रही है। इरिगेशन क्यों किया जा रहा है? ताकि वाटर की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। तो ऐसे भी तरीके यूज़ करो जिससे वाटर की स्कैर्सिटी को कम किया जा सके। तो अपार्ट फ्रॉम इरिगेशन, आसाम जो है ब्रोडर एफर्ट्स लगा रहा है इन फ्लड एंड रिवर बैंक मैनेजमेंट अलोंग द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर इरिगेशन पे काम नहीं किया जा रहा है, इरिगेशन के साथ साथ आपका जो फ्लड और रिवर बैंक मैनेजमेंट है उसको भी इम्प्रूव किया जा रहा है। नेक्स्ट, मेंस के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, डिस्पाइट अबंडेंट वाटर रिसोर्सेज आसाम कंटिन्यूज टू फेस irrigation deficits, examine the challenges and suggest measures for developing climate resilient irrigation infrastructure in the state। तो ये एक बार क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट इज न्यूज इज फ्रॉम आपका मणिपुर। मणिपुर से न्यूज क्या है? केजीसी reiterates demand for separate administration। केजीसी क्या है सर? केजीसी कुकी जो काउंसिल जो आपका डिमांड कर रहे हैं कि एक उनको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिल जाए जो भी आपका कुकी जो पीपल है मणिपुर में उनके लिए। ठीक है, तो ये आपका उनका डिमांड क्या है? वो कह रहे हैं कि भाई आपका अभी कुछ साल पहले 2023 से जो कुकी मिथी क्लैशेस देखने को मिल रहे हैं, जो एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है, तो वहां पर उनके अकॉर्डिंगली इट हैव मेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस अंडर द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट डिफिकल्ट। तो कुकी जो काउंसिल का कहना है, इसको ध्यान में रखते हुए we need a separate administrative setup in the form of a UT। they are not demanding a separate country, they are demanding कि हमें मणिपुर से निकाल के एक सेपरेट टेरिटरी बना दो, उसे यूनियन के अंदर डाल दो, एक यूनियन टेरिटरी बना दो। they are not also demanding for a separate state, they are demanding for a separate administration directly under the control of central government as per the constitution of India। ठीक है, Council has also stated that it will not participate in the formation of the Manipur government under the current circumstances। तो ये जो प्रॉब्लम है ये किस वजह से आई है? जो कुछ साल पहले हमें कुकी कम्युनिटी मीटी कम्युनिटी के बीच जो क्लैशेस देखने को मिले उसकी वजह से। नेक्स्ट, आपका जो केजीसी है उनका बिलीव है कि जो सेपरेट अरेंजमेंट होगा, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, वो एंश्योर करेगा कि कुकी कम्युनिटी के लिए एक प्रॉपर आपका सिक्योरिटी हो, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, और जो कुकी जो कम्युनिटी है उसको एक प्रॉपर क्या मिले, इन उसके राइट्स को, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स भी देखने को मिले। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या है? तो ध्यान रखिएगा, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन और सेक्सेशन में डिफरेंस होता है। सेक्सेशन का मतलब अगर वो सेपरेट एंटिटी मांग रहे हो, इंडिया से अलग होने की डिमांड कर रहे हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पर डिमांड किसकी है? सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की। वो चाह रहे हैं कि कुकी जो रीजन को क्या बना दिया जाए, एक सेपरेट यूटी बना दिया जाए। तो यहाँ पर यूटी बनाने की डिमांड हो रही है। ठीक है, इट डज नॉट इम्प्लाई इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट, ये डिमांड क्यों रेज हो रही है? क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया मीटी एंड कुकी कम्युनिटी के बीच जो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट था उसकी वजह से। नेक्स्ट, अगर ऐसा होता है तो व्हाट विल बी द चैलेंजेस? इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको देखने को मिलेंगे? एक तो देखिए, टेरिटोरियल डिवीजन इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि टेरिटोरियल डिवीजन करने का मतलब है कि जो उस स्टेट के रिसोर्सेज हैं उसको भी डिवाइड करना, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये सारी चीज़ें भी डिवाइड होंगी, और जो फेडरल रिलेशंस है उन पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो मणिपुर स्टेट है तो और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उनके बीच में जो फेडरल रिलेशंस हैं उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ऐसा होने से
और किसी स्टेट के एथनिक ग्रुप्स भी फिर इस तरह की आगे डिमांड बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो शुरू में हमारा कंट्री आज़ाद हुआ था तो स्टेट्स की जो डिमांड थी उसके लिए अलग अलग कमीशन बनाए गए, जैसे धार कमीशन बना, जेबीपी कमेटी बनी। तो उनका ये था कि स्टेट्स जो फॉर्म किए जाएं ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किए जाएं। बट एक रीज़न था आपका, जैसे फॉर एग्जांपल तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन आंध्र प्रदेश, वहाँ डिमांड आ रहा था कि हमें लैंग्वेज के बेसिस पे चाहिए। तो गवर्नमेंट वाज रिलक्टेंट टू फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। रीज़न क्या था कि अगर यहाँ पर ये डिमांड एक्सेप्ट करी, आगे हर स्टेट में इस तरह की डिमांड्स आएंगी। और जब आपका आंध्र प्रदेश बना ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फिर उसी के देखा देखी आप देखेंगे कुछ टाइम में आपका महाराष्ट्र से गुजरात अलग हुआ, आपका यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ, पंजाब से हरियाणा अलग हुआ। तो ये सारे जो फॉर्मेशन हुए हैं ये लैंग्वेज के डिफरेंस के बेसिस पे होते चले गए। नेक्स्ट, नीड टू मेंटेन नेशनल यूनिटी वाइल एड्रेसिंग गवर्नेंसेस ग्रीवेंसेस। तो आपका जो नेशनल यूनिटी है उसको भी मेंटेन करना एक चैलेंज बनेगा। अब यहाँ से सर देखो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन बन सकता है, आपसे सीधा सीधा पूछ सकता है कि ये डिमांड किस स्टेट से रिलेटेड है। तो सीधा आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मेघालय। ठीक है, मेघालय से क्या न्यूज है सर? इट इज रूरल चिल्ड्रन डिनाइड इमरजेंसी हेल्थ केयर ओवर आधार। कुछ बच्चे थे जिनको हेल्थ केयर एक्सेस इस वजह से नहीं दिया गया कि उनके पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं था, कोई आधार नहीं था। FKJP क्या है? इट इज़ द फेडरेशन ऑफ खासी जैंतिया एंड गारो पीपल। ठीक है, उनका एक फेडरेशन है, तो उन्होंने ये बात बताई है। अब यहाँ पर सर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है तो ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे क्या उसे हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलनी चाहिए? तो ये एक इशू रेज करता है, और ये भी इशू हाईलाइट करता है जो वल्नरेबल पे पॉपुलेशन फेस करती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिमोट एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, रूरल एरियाज में जो लोग रह रहे हैं, बहुत से ट्राइबल रीजन्स में लोग रह रहे हैं जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो कल गवर्नमेंट हो सकता है उनको इस बेसिस पे आगे अलग कर दे, या उनसे कह दे भाई आप यहाँ का पार्ट नहीं हो, या हम आपको सर्विसेज नहीं देंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, जब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन को बहुत रिजिड करती है, तो इससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन फेस करता है? जो हमारा वल्नरेबल पॉपुलेशन है वो इस प्रॉब्लम को फेस करता है। नेक्स्ट, it sparked debate on whether documentation requirement should override emergency medical needs। वही जैसे मैंने आपको बताया, क्या ह्यूमैनिटेरियन बैकग्राउंड पे ऐसा करना सही है? अब यहाँ पर हमें क्या क्या पॉइंट्स देखने? सबसे पहले आधार और सर्विस डिलीवरी। तो आधार क्या है? इट इज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम दैट एम्स टू इम्प्रूव वेलफेयर डिलीवरी एंड रिड्यूस लीकेजेस। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सक्लूजन एरर। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्लूजन एरर? एक्सक्लूजन एरर क्या होता है? देखिए, एक्सक्लूजन एरर तब कहलाता है, एरर का मतलब ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ गलत हुआ है। एक्सक्लूजन का मतलब क्या है? जो ओरिजिनल बेनिफिशियरी है, दैट पर्सन नॉट एन इलीगल माइग्रेंट, दैट पर्सन इज एन ओरिजिनल बेनिफिशियरी, बट उसके पास अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, या कोई टेक्निकल फेलियर हो गया, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिजिडिटी हो गई, तो उसकी वजह से अगर उसका लिस्ट से नाम कट गया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सक्लूजन एरर। तो इससे मेनली कौन लोग इफेक्ट होते हैं? जो रूरल रीजन्स के लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, माइग्रेंट्स हैं, पुअर पॉपुलेशन है, सबसे ज़्यादा ये लोग आपका इससे इफेक्ट होते हैं, जिनके पास मान लो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट इज राइट टू हेल्थ। तो राइट टू हेल्थ बेसिकली क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल है, आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कई सारे राइट्स को उसके अंडर डाला है, तो राइट टू हेल्थ भी उसमें से एक है। तो राइट टू हेल्थ इज अ पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। तो इसके तहत वही आपको लाइफ सेविंग सर्विसेज शुड नॉट बी डिलेड ड्यू टू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। प्रोसीजर पूरा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। तो ये आर्टिकल 21 के अंडर लाइफ राइट टू हेल्थ इंश्योर करता है। तो लाइफ सेविंग सर्विसेज शुड नॉट बी डिलेड ड्यू टू प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट, इसमें हम बात करें प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन एक्सक्लूजन एरर?
4 ऑप्शन हैं, करेक्ट ऑप्शन इज डी, डिनायल ऑफ बेनिफिट्स टू एलिजिबल बेनिफिशरीज। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम मिजोरम। मेयर लॉन्चेस स्टॉप डायरिया कैंपेन 2026 इन आइजोल। आइजोल में एक डायरिया के रिलेटेड एक कैंपेन को लॉन्च किया गया है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये कैंपेन स्पेशली किन बच्चों के लिए है, जो अंडर 5 इयर्स ऑफ एज हैं, जो डायरिया से परेशान होते हैं, उनके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। डायरिया रिमेन्स वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड माल न्यूट्रिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं लाइक इंडिया, वहाँ पर जो बच्चों की मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी अप टू 5 इयर्स एज तक के जो बच्चों की डेथ होती है, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो उसका एक होने का बड़ा रीज़न क्या है, डायरिया है। तो मिजोरम गवर्नमेंट क्या कर रही है, डायरिया को रोकने के लिए अलग अलग कैंपेन्स लॉन्च कर रही है। इसमें फोकस क्या होगा कि सबसे पहली चीज़ तो भाई अवेयरनेस जनरेशन करना है, ठीक है। दूसरा, अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए, और उससे भी पहले प्रिवेंट करना है, डायरिया होने से बचाना है। तो वो सारे प्रिकॉशंस लेने हैं जिसकी वजह से डायरिया ना हो। डायरिया अगर हो भी गया तो अर्ली ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट का अवेयरनेस होना चाहिए कि ये डायरिया की सिस्टम है, तुरंत डॉक्टर से लोग कनेक्ट करें। सैनिटेशन को इम्प्रूव किया जाए, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन एंड जिंक टैबलेट्स, यानी आपका ORS जो एक बड़ा इसमें बेनिफिशियरी रहता है, जो मतलब इसका सॉल्यूशन रहता है, और एक जिंक टैबलेट्स, ये भी प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट, ये जो आपका कैंपेन है, ये एम्फेसाइज करता है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स, हाइजीन एजुकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन हेल्थ वर्कर्स, स्कूल्स एंड लोकल बॉडीज़। तो इसमें अगर हैंड वॉशिंग प्रमोट किया जाए, सेफ फूड प्रैक्टिसेस एंड टाइमली मेडिकल इंटरवेंशन, द कैंपेन सीक्स टू ब्रेक द साइकिल ऑफ डिसीजेस एंड माल न्यूट्रिशन। तो अगर हमें क्या करना है, हाइजीन को जितना हम प्रमोट करेंगे उतना डायरिया से बच सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज डायरिया। तो डायरिया बेसिकली एक ऐसा स्टेज होता है बॉडी का जहाँ पर हमारा डाइजेशन ऑलमोस्ट जैसे काम करना सा बंद कर देता है, कुछ भी हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही होती है। मेनली ये किसकी वजह से होता है, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइटिक इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, डिहाइड्रेशन होती है, और अगर सीवियर लेवल पे चला गया तो ये डेथ भी क्रिएट कर सकता है। तो इट कैन कॉज सीवियर डिहाइड्रेशन। कैसे रोका जा सकता है, हैंड वॉश विद सोप, safe drinking water, proper sanitation facilities, food hygiene and nutrition awareness that are necessary. नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूँ, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ORS है। और इसमें ORS तो सर सब जानते हैं, लेकिन जिंक कम लोग जानते हैं, तो जिंक को याद रखिएगा। ORS के अलावा सेकेंड इज जिंक। तो जिंक भी एक इम्पॉर्टेंट आपका इसका क्या है, सॉल्यूशन है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स आर कॉमनली प्रोमोटेड अंडर डायरिया कंट्रोल कैंपेन्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ORS पैकेट्स, जिंक सप्लीमेंटेशन, प्रमोशन ऑफ हैंड हाइजीन, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन अगेंस्ट मलेरिया। अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करिए, अटेम्प्ट कीजिए, तो यू विल सी मलेरिया की तो सर कहीं बात ही नहीं हो रही है। तो 14 पॉइंट हटा के बाकी 3 पॉइंट क्या होंगे, आपका करेक्ट आंसर बी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम त्रिपुरा। सर्विस डिलीवरी बीइंग टेकन टू ग्रास रूट्स थ्रू स्पेशल कैंप्स। तो आपका मिस्टर सुशांत जो आपका त्रिपुरा के मिनिस्टर हैं, टूरिज्म मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि सर्विस डिलीवरीज बीइंग टेकन टू ग्रास रूट्स थ्रू स्पेशल कैंप्स। तो वो यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि जो ये आपका इवेंट था, ये एक ट्रेनिंग कैंप था, तो उसमें वही हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि त्रिपुरा गवर्नमेंट किस तरह से आपका जो सर्विस डिलीवरी है उसको प्रमोट कर रही है। सर्विस डिलीवरी एक होती है आपका, कोई पर्सन ऑफिस आता है, गवर्नमेंट ऑफिस, वहाँ से उसे सर्विस मिलती है। दूसरी सर्विस होती है डोर स्टेप डिलीवरी, यानी गवर्नमेंट खुद सर्विस डिलीवर करने उस पर्सन के डोर तक जा रही है। तो वो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो उस डोर स्टेप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज आर बीइंग डिलीवर्ड डायरेक्टली टू पीपल थ्रू स्पेशल कैंप्स। तो इसके लिए अलग अलग कैंप्स लगाए जा रहे हैं जहाँ डायरेक्टली लोगों को सर्विस डिलीवर हो रही है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो किसी को कोई सर्टिफिकेट बनवाना है, या कोई वेलफेयर बेनिफिट लेना है,
या फिर उसका कोई प्रॉब्लम है उसकी सुनवाई करनी है, ग्रीवेंस रिड्रेसल, या और भी जो पब्लिक सर्विसेज हैं अब वो क्या मिल रही हैं, उनको डोर स्टेप पे मिल रही हैं। तो पर्पस क्या है, टू इम्प्रूव लास्ट माइल डिलीवरी। यानी अगर कोई रिमोट लोकेशन, तो त्रिपुरा के कोई रिमोट लोकेशन में पर्सन आता रहता है तो उसको उतना दूर कैपिटल या अपना बड़ा ऑफिस आने का नीड नहीं है, उसके घर तक वो जो रिमोट लोकेशन में रहता है वहाँ तक भी सर्विस आपका पहुँचाई जाएगी, ताकि कोई भी पर्सन लेफ्ट आउट ना रहे। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गवर्नमेंट के क्या अप्रोच को हाईलाइट कर रहा है। इट हाईलाइट्स ए गवर्नेंस अप्रोच जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज आर डिलीवर्ड डायरेक्टली टू सिटीजन्स थ्रू स्पेशल कैंप्स ऑर्गेनाइज एट द विलेज एंड वार्ड लेवल। तो ये भी एक तरीके का आपका क्या है, ये गवर्नेंस से आप इस पार्ट को रिलेट कर सकते हो कि गवर्नेंस डोर स्टेप तक की जा रही है, लास्ट माइल डिलीवरी। तो इसके पहले जो सिटीजन्स आ रहे थे भाई गवर्नमेंट ऑफिस विजिट कर रहे थे, ऑफिशियल्स इंस्टेड ऑफ इट अब क्या कर रहे हैं, घर वाले ऑफिशियल्स जो हैं वो रीच कर रहे हैं पीपल को टू रिजॉल्व ग्रीवेंसेस, इशू सर्टिफिकेट्स, फैसिलिटेट वेलफेयर बेनिफिट्स एंड इम्प्रूव एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें दीज आर द की फीचर, तो ये वही की फीचर है लगभग जो मैंने अभी आपसे बात किया है। नेक्स्ट आता है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। क्या क्या पॉइंट ध्यान रखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लास्ट माइल डिलीवरी। लास्ट माइल डिलीवरी का मतलब ये है कि आपका फाइनल जो पॉइंट है जहां तक हमें सर्विस पहुंचानी है वहां तक सर्विस को डिलीवर किया जाए टू द फाइनल बेनिफिशियरी, कोई भी ना रह जाए। तो लास्ट माइल डिलीवरी किस पे फोकस कर रहा है, इंक्लूसिविटी पे फोकस कर रहा है। नेक्स्ट इज गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस हम किसे कहते हैं, ऐसी गवर्नेंस जो ट्रांसपेरेंट हो, जहां पे जनता को पता हो कि सरकार में क्या चल रहा है, जो अकाउंटेबल हो कि मान लो अगर किसी ने गलत किया है तो उसको पनिशमेंट मिले, जो रेस्पॉन्सिव हो, अगर सिटीजन का कोई प्रॉब्लम है तो उसका रेस्पॉन्स मिले, सरकार उस पर एक्ट करे। पार्टिसिपेशन, ठीक है, यानी यहाँ पर ऐसा ना हो कि सिर्फ सरकार काम कर रही है लोगों को मतलब नहीं, लोग भी सरकार के साथ मिलके काम कर रहे हैं। अगर किसी गवर्नेंस में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है तो दैट गवर्नेंस इज कॉल्ड गुड गवर्नेंस। नेक्स्ट इज, हाँ एक और पॉइंट था एफिशिएंसी। गवर्नमेंट मस्ट बी एफिशिएंट, ऐसा नहीं होना चाहिए 1000 करोड़ खर्च करके 5 करोड़ का काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। अगर गवर्नेंस में सिटीजन्स को प्रायोरिटी रखी जाए कि सिटीजन्स को फायदा पहुंचना चाहिए। एक होता है मान लो पॉलिसी लॉन्च कर दी सरकार ने अपने नाम के लिए कि बस हाँ हमारा नाम हो रहा है, एक होता है कि एक्चुअल में सिटीजन्स को उससे कितना फायदा पहुंच रहा है, दैट इज सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच। तो वो होना चाहिए। एक टर्म है इसका मतलब देखते हैं, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पावर एंड सर्विस डिलीवरी शिफ्टेड क्लोजर टू पीपल। देखो ये कुछ आपका हैवी टर्म्स है जो हो सकता है आंसर राइटिंग में आपको बोल दे कि भाई डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। तो ये टर्म्स के मीनिंग इसीलिए मैं थोड़ा आसानी से आपको बता रहा हूँ ताकि कभी आपको लिखने को आ जाए तो आपको बेसिक आइडिया हो ये होता क्या है, ठीक है। तो पावर एंड सर्विस डिलीवरी शिफ्टेड क्लोजर टू पीपल, यानी यहाँ पर देखो अगर मान लो कोई सरकार अकाउंटेबल है, कोई सरकार रिस्पॉन्सिव है, कोई सरकार में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर पावर एक्चुअल में किसके पास है, जनता के पास है, क्योंकि सरकार को पता है कि हमने कुछ भी गलत करा जनता हालत खराब कर देगी। तो यहाँ पर जो सरकार आपका काम चल रही है, जो गुड गवर्नेंस से आप रिलेट कर सकते हो, यहाँ पर जो पावर है किसके हाथ में है, क्लोजर टू पीपल। दूसरा आपका सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी भी क्या है, अब गवर्नमेंट सर्विस से ना रह के एक आपका रीजन तक पहुंच रही है, यानी एक एरिया तक आपका जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो दी जा रही है। तो इससे आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है, क्योंकि लास्ट माइल डिलीवरी हो रही है लोकल रीजन तक उसको कनेक्ट किया जा रहा है, तो ये किसको स्ट्रेंथन कर रहा है, लोकल सेल्फ गवर्नेंस को स्ट्रेंथन कर रहा है। नेक्स्ट में अगर आपसे इस पे बात करूं मेंस में क्या क्वेश्चन बन सकता है, हाउ डू अकाउंटेबिलिटी एंड रेस्पॉन्सिवनेस कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी एट द ग्रास रूट लेवल, ठीक है। एथिक्स में क्वेश्चन बन सकता है, लिखने का ट्राई करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम अपना अरुणाचल प्रदेश। ACF मतलब जो अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम है, इट सस्पेंड्स व्हीकल रैली
ओवर एश्योरेंस फ्रॉम सीएम ओवर आफरा। तो वो एक व्हीकल रैली करने वाले थे, तो एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट जिसका फिर सीएम साहब से बात करके उन्होंने उसको रैली को क्या करा है, सस्पेंड कर दिया है। आफरा क्या है सर, थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके रिलेटेड, काफ़ी ये न्यूज़ में भी था। आफरा बेसिकली एक लॉ है जो अरुणाचल में बना था, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978। इसका पर्पस क्या है कि अगर किसी पर्सन को फोर्सफुल तरीके से धोखा देके या इंड्यूस करके, है ना, उसको ब्रेन वॉश करके कि इस कुछ मतलब अनएथिकल तरीक़ों से रिलीजियस कन्वर्जन कराया जाता है, तो ये उसको प्रोहिबिट करता है। तो जब ये लॉ बनता है 1978 में, तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद उसके रूल्स एंड बनाने पड़ते हैं, फ्रेम करने पड़ते हैं रेगुलेशंस। तो वहाँ गवर्नमेंट ने इसका कोई भी रूल्स फ्रेम नहीं किए। द एक्ट रिमेन लार्जली इनएक्टिव फॉर डिकेड्स बिकॉज नो डिटेल्ड रूल्स वर फ्रेम्ड फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। फिर बाद में क्या हुआ, अभी कुछ साल पहले जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है उसने इस बारे में बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसके ऑपरेशनल रूल्स फ्रेम करे। तो जब गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, उसके बाद से आफरा चर्चा में है। इशू क्या है सर, देखिए जो आफरा है उसमें 2 सेक्शंस हैं। एक सेक्शन बोल रहा है कि ये होना चाहिए और एक बोल रहा है जो नहीं होना चाहिए। दोनों के अपने अपने पक्ष हैं। वो क्या है, जो बोल रहे हैं आफरा होना चाहिए, उनका कहने का पॉइंट है कि हमें इंडिजीनियस फेथ को प्रोटेक्ट करना है और जो लोकल कल्चर है, अरुणाचल का जो लोकल कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो उसके फेवर में है। और जो उसके अगेंस्ट में है वो कह रहे हैं कि अगर ये कानून आता है तो स्टेट का इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा, जिससे जो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है अंडर आर्टिकल 25 वो आपका खतरे में आ जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई अपना मर्जी से भी होना चाह रहा है और स्टेट उसमें इंटरफेयर करेगा, तो उस पर्सन का जो खुद का आर्टिकल 25 है वो आपका वायलेट होगा। दूसरा साइड कह रहा है कि भाई इंडिजीनियस फेथ को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, तो इसी के रिगार्डिंग इस पे डिबेट चल रही है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए, जो इसके फेवर में है या जो इसके अगेंस्ट में है। अब यहाँ पर देखो हम एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसल्टेशन इन डेमोक्रेसी। अभी ये जो हुआ कि एसीएफ ने आपका रैली सस्पेंड कर दी, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, कंसल्टेशन डेमोक्रेसी में क्या रोल प्ले करता है, कि उन्होंने, सरकार ने उनसे बातचीत करी। डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी इज़ अबाउट नेगोशिएशन, है ना। रूल इम्प्लीमेंटेशन से ज़्यादा फोकस किस पे, लोगों का आपस में बातचीत करके समझाना। तो सस्पेंशन ऑफ रैली डेमोन्स्ट्रेट्स हाउ डेमोक्रेटिक डायलॉग कैन रिड्यूस टेंशंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इट हाईलाइट्स पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन थ्रू डायलॉग एंड कोऑपरेटिव फेडरल एंड डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे क्या क्वेश्चन आप बना सकते हैं, क्या आपसे पूछा जा सकता है, लिखने का कोशिश कीजिएगा। द डिबेट सराउंडिंग द आफरा हाईलाइट्स द challenge of balancing religious freedom with the protection of indigenous cultural tradition discussed in the context of article 25 of the Indian Constitution। तो यहाँ पे हमको बातचीत करनी है, मतलब एक एस्पिरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें हर तरह का तर्क इसमें लिखना है। नेक्स्ट न्यूज़ है ट्रैक्शन 2026 टू प्रमोट इट्स स्टेट्स कल्चर एंड टूरिज्म। तो ये भी अपने अरुणाचल से ही न्यूज़ है। तो इसमें से समझते हैं कि ट्रैक्शन 2026 है क्या। ट्रैक्शन 2026 या फिर कह लो रेजिडेंसी एंड फिल्म चैलेंज, ये क्या है, एक इनोवेटिव इनिशिएटिव है दैट इज लॉन्च बाय द अरुणाचल सीएम पेमा खांडू जी, जिनका पर्पज़ है टूरिज्म, कल्चर, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स एंड एमएसएमईज को प्रमोट करना थ्रू डिजिटल स्टोरी टेलिंग, फिल्म मेकिंग एंड सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन। यानी यहाँ से ट्रैक्शन 2026 का मतलब ये है कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि हम अरुणाचल की स्पेसिफिक मल्टीपल कंटेंट बनवाएंगे, वीडियोस बनवाएंगे, स्टोरी टेलिंग वाला पार्ट बनवाएंगे ताकि लोग अरुणाचल को जानें। तो हम ये सारी चीज़ें डिजिटली प्रमोट करेंगे ताकि लोगों का जो अरुणाचल के प्रति अट्रैक्शन बढ़े, लोग अरुणाचल को जितना जानेंगे उतना ही फिर यहाँ पर टूरिज़्म के लिए आएंगे। तो इवेंचुअली द टूरिज़्म ऑफ अरुणाचल इंक्रीज करेगा, जिससे यहाँ पर जो आपका स्टेट का रेवेन्यू है दैट विल राइज, लोगों को नौकरी ज़्यादा मिलेगी। अंडर दिस प्रोग्राम
क्या करा गया है, 25 कंटेंट क्रिएटर्स from all northeastern states will produce visual stories showcasing Arunachal Pradesh rich cultural heritage, adventure tourism, ecological diversity, handicrafts, GI tech products and entrepreneurial success stories. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें क्या क्या टर्म्स यहाँ यूज हो रहे हैं, एक तो यहाँ पर टूरिज्म यूज हो रहा है एज अ सॉफ्ट पावर। देखिए किसी भी कंट्री की दो पावर्स होती है, दो तरह से वो पावर हाईलाइट करता है। फर्स्ट इज हार्ड पावर, एक होता है सॉफ्ट पावर। हार्ड पावर होता है जब हम किसी दुनिया को दिखाते हैं भाई हमारे पास कितनी मिसाइल्स हैं, कितना न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ना, हम एक बटन से ये कर सकते हैं, तो दैट इज आवर हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है, जब हम दुनिया को अपना कल्चर दिखाते हैं, अपनी आर्ट दिखाते हैं, अपना म्यूजिक दिखाते हैं, अपना लिटरेचर दिखाते हैं। तो जब हम दुनिया को ये दिखाते हैं और दुनिया इन सब से इन्फ्लुएंस होकर इंडिया को अप्रिशिएट करती है, इंडिया उनकी नज़र में डियर हो जाता है, तो ये कहलाती है सॉफ्ट पावर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी मूवीज़ फॉरेन कंट्रीज़ में चलने लगेंगी। जब फॉरेन कंट्रीज़ में चलने लगेंगी तो आपका वहाँ पर क्या है, वहाँ के जो लोगों का प्यार है वो इंडियंस के प्रति बढ़ेगा। वो देखेंगे भाई इंडिया की मूवी आती कितनी बढ़िया होती है, तो कोई भी इंडियन वहाँ जाएगा तो वो उसको अप्रिशिएट करेंगे, उसकी तारीफ़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी कुछ टाइम पहले केस हुआ था सोमालिया में, कुछ क्लैशेस हुए थे, तो जो ग्रुप वहाँ एक पहुंचा था सोमालिया में अटैक कर रहा था, तो उसने कुछ लोगों को पकड़ा। उसमें से एक बोलता है कहाँ से हो, वो कहता है इंडिया, कहता है ओ शाहरुख खान। तो यानी क्या है, हमारा जो फिल्म्स हैं, हमारा जो कंटेंट है वो वहाँ पर पहुँच रहा है, तो लोग उससे हमको पहचान रहे हैं, तो हमें एक सॉफ्ट आइडेंटिटी के तौर पे पहचाना जाएगा। ये भी हमारी ओवरऑल पावर को इंक्रीज करता है। तो ट्रैक्शन 2026 बेसिकली हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ाने के लिए लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब क्या है, जहां पर हमारा अरुणाचल का कल्चरल एसेट्स, आर्टिस्टिक स्किल्स, डिजिटल कंटेंट, ये क्या जनरेट करेगा, इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करेगा। यानी जब हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिव इकोनॉमी। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इज कल्चरल प्रिजर्वेशन थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एंशिएंट टाइम्स के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है कि हमारे एंसेस्टर्स क्या करते थे। मान लो वो कुछ लिख के गए होंगे या कुछ ड्रॉ करके गए होंगे या कुछ पेंटिंग बना के गए होंगे, ताकि हमें पता चले एंशिएंट टाइम में लोग क्या करा करते थे। तो सेम मैनर में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, अपने एरिया की, अपने कल्चर की रील्स बना रहे हैं, अपने कल्चर की वीडियो बना रहे हैं, फोटोज़ ले रहे हैं। तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, कल्चरल प्रिजर्वेशन थ्रू डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म। तो अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स हाईलाइट करेंगे और कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस हाईलाइट करेंगे तो इट इनकरेजेस इंक्लूसिव ग्रोथ। यानी मान लीजिए हमने प्रमोट कर दिया कि इस टाइप का ये खाना बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कल उसको कोई खाने आए। तो यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल एज ए स्टेट का ग्रोथ नहीं हो रहा है, उस कम्युनिटी का भी ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, जिनका वो फूड है या जिनका वो प्रोडक्ट है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इससे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, ट्रैक्शन इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद, तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप बता सकते हो, करेक्ट ऑप्शन इज बी, फिल्म बेस्ड टूरिज्म प्रमोशन एंड डिजिटल स्टोरी टेलिंग। All right. Next news is regarding Nagaland. Nagaland, France explore cultural and tourism ties. That is the last news of the day. तो यहाँ पर सर क्या हो रहा है, नागालैंड और फ्रांस के बीच एक तरीके का कॉपरेशन चल रहा है इन द फील्ड ऑफ कल्चर, टूरिज्म, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। आगे बात करते हैं। देखिए ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया का एक ब्रॉडर पार्ट है कि भाई नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिक आइडेंटिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट की जाए। उसी के तहत आपका ये नागालैंड के साथ उनका कॉपरेशन चल रहा है। नागालैंड जो ऑलरेडी सर आपका जाना जाता है फॉर द रिच ट्राइबल हेरिटेज, इंडिजीनियस ट्रेडिशंस, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिक एंड फेस्टिवल्स सच एज द हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल तो सर हम जानते ही हैं कितना फेमस है। नेक्स्ट आपका फ्रांस दूसरी साइड पे अगर हम बात करें, जैसे नागालैंड एक हमारी साइड से हो गया जो बहुत एक कल्चरली रिच प्लेस है, दूसरी साइड अगर फ्रांस की भी बात करें तो फ्रांस भी आपका क्या है, हेरिटेज प्रिजर्वेशन में एक्सपर्टीज़ है उसके पास। जैसे हेरिटेज का जो टैग होता है यूनेस्को देता है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फ्रांस में, तो हेरिटेज प्रिजर्वेशन में उनके पास एक्सपर्टीज़ है। तो दोनों के बीच अगर कॉपरेशन होगा तो इससे जो नागा कल्चर है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे
शो केस किया जाएगा। देखो ये भी आपका वही जो मैं आपसे बोल रहा था ना, सॉफ्ट पावर, तो ये भी हमारा क्या बढ़ाएगा, सॉफ्ट पावर बढ़ाएगा। तो बियॉन्ड टूरिज्म सच पार्टनरशिप्स स्ट्रेंथन इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट, by promoting cultural understanding and heritage conservation, India can enhance its engagement with European countries while also creating livelihood opportunities for local communities in Nagaland. एक तो यूरोपियन कम्युनिटीज़ कंट्रीज़ के साथ हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, साथ ही साथ जो नागालैंड है वहाँ पर भी टूरिज़्म बढ़ेगा, तो नागालैंड के जो पीपल हैं उनके लिए भी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ विल इंक्रीज। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं, जैसे एक टर्म है कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब क्या है, जो यहाँ पर हो रहा है कि नागालैंड से उनका कोलैबोरेशन हो रहा है, तो नागालैंड अपना कल्चर शो कर रहा है, फ्रांस के लोग अपना शो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या है अपना कल्चर एक दूसरे को पोर्ट्रे कर रहे हैं, उसके थ्रू दोस्ती बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे अलग अलग तरीके होते हैं कि फॉर एग्जांपल दो टॉपर दोस्त हैं, तो वो क्यों दोस्त हैं कि भाई दोनों के नंबर सेम आते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ऐसे हम कल्चर के बेसिस पे अगर बनाएं कि भाई हमारा यूनिक कल्चर तुम्हारा यूनिक कल्चर, दोनों आपस में मिलकर बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे को कल्चर को जान रहे हैं, तो इसके थ्रू भी यानी कल्चर को हम क्या कर रहे हैं एज ए मीडियम यूज़ करके दो कंट्रीज़ के बीच के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो दिस टाइप ऑफ डिप्लोमेसी इज कल्चरल डिप्लोमेसी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट, हेरिटेज टूरिज्म। तो ऑब्वियसली बात है आपका जो नागालैंड में हिस्टोरिक साइट्स हैं उसके बारे में लोग जानेंगे, तो यहाँ पर जो टूरिज्म है दैट विल इंक्रीज। दूसरा होता है सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब क्या है कि देखिए सर होता क्या है, मान लीजिए कल यहाँ टूरिज्म बढ़ा नॉर्थ ईस्ट में, टूरिज्म के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, होटल्स बनेंगे, ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी, ज़्यादा वेस्ट क्रिएट करेगी, तो हमें उस वेस्ट से भी नुकसान है। तो हमें क्या करना है, वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा रखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को रेगुलेट करके रखना है। तो यानी हमें यहाँ पर टूरिज्म करना है लेकिन इकोलॉजी को नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो अगर हम इकोलॉजी को मेंटेन रखते हुए टूरिज्म प्रमोट कर पा रहे हैं, दैट इज सस्टेनेबल टूरिज्म। प्रोमोट्स इट प्रिवेंट्स ओवर कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस कल्चर्स। नेक्स्ट इज नॉर्थ ईस्ट एज इंडियाज गेटवे। तो अगर हम नोटिस करें तो ये अपना सर नॉर्थ ईस्ट है, ये बहुत इजीली हमको किससे कनेक्ट करता है, साउथ ईस्ट एशिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो जो सरकार की पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, इसको भी ये स्ट्रेंथन करता है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, कल्चरल डिप्लोमेसी हैज इमर्ज एज एन इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। Discuss with suitable examples. Examine how cultural cooperation between Nagaland and France can strengthen India for France relations. तो इसको आप लिखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। तो दैट वाज ऑल अबाउट द डे। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मेंस स्पेसिफिक मेनली मैंने यहाँ से आपसे डिस्कस करने का कोशिश किया है कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज़ हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप कि अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, नॉर्थ ईस्ट पीएससी को मिलता रहेगा, तो ये सेशन को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहते हैं ये सेशन आगे भी कंटिन्यू चलता रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने कलीग्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करते हैं। मिलते हैं सर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।